नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रस्तुत कहानी ज्योत्सना जी की लिखी हुई कहानी है। कहानी का नाम है बेघर। जायदाद, स्वच्छंदता और स्वार्थपरता की वजह से आजकल रिश्तों में दूरियां आ गई है। घर के बड़े बूढ़ों का साथ छोड़कर अपनी नई गृहस्थी, अपना नया घर बसा तो लेती है नई पीढ़ी, लेकिन वे खुद इमोशनली बेघर हो जाते हैं। इस तथ्य का यथार्थवादी चित्रण इस कथा में प्रस्तुत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बेघर। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा। महेश, अरे महेश, अरे कहाँ है सुबह से तू? वो ट्रक वाला खड़ा है दरवाजे में, पूछ रहा है कुछ, क्यों आया है वो? सुधा जी घर की बालकनी में से नीचे झुक झुक के आवाज़ दे रही थी। कल रात ठीक से नींद नहीं आई। 2-3 दिन से दांत का दर्द सता रहा है। आंखें तो रो रो के सारे आंसू सूख गए और जैसे सूखे कुएं जैसी हो गई हैं। आजकल आंखों के आगे पूरे समय जैसे बालों का गुच्छा गोल गोल घूमता रहता है। डॉक्टर कहते हैं आंखों में जो लिक्विड होता है वो मोटा होता जा रहा है। होने दो, अब मरने से पहले जितनी भी यातनाएं सहन करनी होंगी वो तो करनी पड़ेंगी ना। आदमी को उसके भोग तो भुगतना ही पड़ेगा। कोई छूटा इससे? अरे महेश, अरे अरे माधवी, कहते कहते अब तो सुधा जी से रहा न गया। वे छत पे आ गई। देखती क्या है, उनके ही घर में से सामान भर भर के ट्रक में भरा जा रहा था, जमा कर रखा जा रहा था। अरे महेश, सुधा जी धड़कते दिल से जीना उतरी। उनसे रुलाई रोके न रुक रही थी। पता नहीं घर पे जब्ती आ गई, क्या हुआ? घर पे कहीं कुर्की तो नहीं आ गई? ऐसी भयानक भयानक शंकाएं उनका जी घबराए दे रही थी। तभी पिछले कुछ दिनों से महेश और माधवी किसी अलग ही काम में लगे हुए दिख रहे थे। अरे ये सामान कहाँ ले जा रहे हैं? सुधा जी की आवाज़ कँपा रही थी, लेकिन महेश ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी पत्नी की तरफ देखा। माधवी ने कहा, ये सामान हमारा है, हमने नया फ्लैट ले लिया है, उधर जा रहे हैं रहने। बहू की ये बात सुनते ही सुधा जी के सिर पे जैसे आसमान आ गिरा। उनके मुंह से बोल न फूटे। बाहर निकाल के रखी हुई एक कुर्सी पे वे बेजान सी होकर एकदम धम से धस सी बैठ गई, जैसे उनके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया हो। बेटा और बहू आराम से सामान ट्रक में चढ़वा रहे थे। फर्नीचर, कपड़े, किताबें, बर्तन, पलंग, गद्दे, टेबल, कुर्सियाँ और ना जाने क्या क्या। पति के टेबल के पास रखी हुई गोल घूमने वाली कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर जब मजदूर उठाकर लाने लगे तो यह देखते ही सुधा जी के मुंह से अचानक बोल फूटे, वो कुर्सी नहीं ले जानी है। बेटा बहू एकदम घूमकर उनकी तरफ देखने लगे, आंखों में ललकार का भाव लिए। इनकी कुर्सी नहीं ले जानी, सुधा जी फिर से बोली। अरे माँ, इस कुर्सी के अलावा इस घर में से दूसरा कोई भी सामान मैं नहीं लेकर जा रहा हूँ, महेश ने कहा। जी हाँ, सब कुछ जो हम खरीद के लाए या मेरे पीहर से आया हुआ सामान है, बस उतना ही लेकर जा रहे हैं हम, माधवी ने कहा। महेश ने आगे कहा, माँ, पिताजी ने इसी कुर्सी पर बैठकर होम्योपैथी में खूब पैसा और नाम कमाया है। उनके पुराने पेशेंट अभी भी उनकी याद करते हैं। ये कुर्सी बहुत लकी है। मैं तो उन्हीं का काम आगे चला रहा हूँ। एक डॉक्टर के हैसियत से मुझे भी नाम और पैसा कमाना है। तुम्हें इस कुर्सी का क्या फ़ायदा है? तुम्हारे लिए कुर्सी किसी काम की नहीं है। किसी काम की नहीं है? अरे उनकी याद है ना, उस कुर्सी में उनकी यादें बसी है। लेकिन तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी। क्यों बेवजह अपने नाम के आगे लगा रहा है उनका नाम? अरे तुम दोनों ने मेरे पीठ पीछे इतना बड़ा काम कर लिया, अलग फ्लैट ले लिया, अलग रहने का तय कर लिया, और आज अचानक ये ट्रक सामने लाकर खड़ा कर दिया घर के, अपना सामान उठाने लगे। तुम्हें क्या बिल्कुल भी शर्म नहीं रह गई? शर्म, लाज, हया सब घोल कर पी गए हो क्या? महेश तो कुछ नहीं बोला, लेकिन माधवी बोली, मम्मी, हमेशा आपको पूछकर ही हम हमारे सारे निर्णय लेंगे। ऐसा कब तक चलता? ऐसा होता है क्या? अगर आपसे पूछते तो क्या आप हाँ बोल देती? अपने बेटे को कस्में दिला के रो धो के रोक लेती।
मेरी गृहस्थी मुझे अपने हिसाब से जमानी है, मेरी ज़िंदगी मुझे अपने हिसाब से जीनी है, और ये फ्लैट खरीदने के लिए मेरे भाई ने सहायता की है। सुधा जी 2 पल चुप रहने के बाद बोली, जो हो, इस कुर्सी को हाथ नहीं लगाना। ये कह के वो अंदर जाके अपने रूम में बैठ गई और इतनी देर तक रोकी हुई रुलाई अब फूट पड़ी। वे खूब रोती रही। मन ही मन सोच रही थी, अच्छा हुआ जो उन्होंने अपना गुस्सा, अपना क्रोध प्रकट किया, रोई नहीं, बेटे बहू के सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखाई। बाहर माधवी इसी बात को अलग अंदाज में कह रही थी, अच्छा हुआ जो तुम्हारी मम्मी गुस्सा हुई लेकिन रोई नहीं, वरना तुम तो पिघल ही जाते। उसने ये बात धीरे से बोली, जिससे कि महेश सुन न ले। महेश अभी भी गुस्से में ही था। उसे पता नहीं किस पर क्रोध आ रहा था, माँ पर या पत्नी पर या खुद पर ही। कुछ पल रुक कर माधवी फिर कहने लगी, जब से शादी हुई है मैं तो उन्हें हमेशा रोता हुआ ही देखती आ रही हूँ। मुझे तो उनके रोने का नौशिया हो गया है। ठीक है, अब सबके सामने अपना नौशिया मत निकालो। महेश क्रोध से बोला, मैं तो पहले ही कह रहा था कि एक बार माँ को बता देना चाहिए। अरे वो नहीं मानती। वो सच है, लेकिन ऐसे अचानक दरवाजे में ट्रक आकर खड़ा हो गया और हमारा सामान उसमें डाला जाता देखकर उसे कितना बड़ा सदमा बैठ गया है। पति की मातृभक्ति पुराण एक बार अगर शुरू हो जाए तो वो ख़त्म नहीं होता। ये माधवी को बहुत अच्छे से मालूम था। फिर वो हमेशा बताता रहता है कि उसने महेश के लिए कितने त्याग किए हैं, कितने परिश्रम किया है। माधवी सोच रही थी, अब हर माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए परिश्रम करता है, त्याग करता ही है। उसमें ऐसी कौन सी नई बात है। हम लोग तो 5 भाई बहन हैं, हमारे माँ बाप ने तो कितना किया है हमारे लिए। माधवी ने प्रकटता कहा, आप आगे जाइए स्कूटर लेकर, वहाँ ट्रक से सामान उतरवा लेना और मजदूरों से कहकर चीज़ें जगह पर लगवा लेना। उनके नियत स्थान जो हमने तय किए वहाँ पर छोटा मोटा सामान तो हम लगा सकते हैं जगह पर, लेकिन बड़ा सामान मजदूरों से सही जगह पर रखवा लेना। पति की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसने कहा। महेश ने कहा, मैं जाता हूँ आगे, तुम गहने और पैसे संभाल कर लेकर आना। हाँ, आप चिंता मत करिए। हाँ, आपकी वो दवाइयों की छोटी छोटी शीशियाँ हैं, वो ठीक से ले जाइए। अगर वो सब गड्ढ-मड्ढ हो गई तो सब फेंकना पड़ेगा। सबके ढक्कन तो पक्के बंद किए हुए ना। उन शीशियों का बॉक्स आप स्कूटर पर ले जा सकते हो। नहीं, मैंने वो बॉक्स सामान में बहुत अच्छी तरह से जमा कर रखवा दिया है। महेश के चले जाने के बाद में माधवी को एकदम राहत सी महसूस हो रही थी। सास अपने कमरे में दरवाज़ा लगाकर बैठी है, ये तो अच्छा ही है। मेरे पीहर से आए हुए सारे स्टील के डब्बे डुब्बियाँ मुझे साथ लेकर जानी है। छोटी बड़ी बर्नियाँ भी पड़ी हैं, उन्हें भी लेकर जाना है। इसके अलावा कितने तो बर्तन आए हैं पिछले 5 सालों में उपहार स्वरूप। अभी घर में सारे नए पुराने बर्तन मिक्स हो गए हैं, लेकिन उन बर्नियों और डब्बों को खाली काहे में करूँगी। वो ये सोच ही रही थी कि बाहर से ट्रक वाले ने आवाज़ दी, सारा सामान ट्रक में आ गया क्या भाई साहब? एक एक घर में इतनी इतनी देर करके कैसे चलेगा हमें। माधवी दरवाजे में आकर जोर से बोली, हाँ, सब रखवा दिया है। गद्दियाँ, ट्रंक, फर्नीचर, कांच की अलमारी, सब कुछ ठीक से जमा कर रखा है। ट्रक को धीरे धीरे ले जाना, कुछ भी चीज़ टूटनी फूटनी नहीं चाहिए। और भाई वो टीवी आराम से गद्दी पर जमा के रखिए, उससे वो हिलेगा नहीं। सब रख दिया भाई साहब ठीक से। हमारा तो ये रोज का ही काम है भाई साहब। माधवी ने कुछ डब्बे और कुछ बोतलें लाकर उसके सामने रखी। इन्हें भी जमा दो। हाँ, रखता हूँ। ट्रक वाले को जल्दी मची थी। माधवी ने फिर ज़्यादा न सोचते हुए भरे हुए डब्बे, बोतलें और बर्नियाँ निकाल के ट्रक वाले को दे दी। भाई साहब, फ्रिज भी रखवाना है क्या? फ्रिज में भी उसका जी अटका हुआ था, लेकिन वो उठाकर ले जाने का साहस नहीं था उसमें। लड़का स्कूटर लेकर निकल चुका था, ट्रक भी निकल गया था। थोड़ी देर में एक रिक्शा आकर रुकी थी। दरवाज़ा खींचने की आवाज़ आई, उसके बाद में गेट बंद करने की भी आवाज़ आई थी और उसके बाद रिक्शा चल पड़ा था। ये भी आवाज़ सुधा जी ने सुनी थी। सुधा जी ने उठकर मुंह धोया। क्रोध के मारे उनका दिमाग घूमने लगा था, सिर फटने की हालत हो गई थी। आगे ज़िंदगी में कभी भी इन दोनों का मुंह न देखूंगी मैं, सोचते सोचते सुधा जी मुंह पोंछ रही थी। और ये गधा जोरू का गुलाम बन गया है, और वो जरा भी हवा न लगने दी उसने किसी बात की।
वे रसोई में आई। वहाँ पर डिब्बे, बोतलों और बर्नियों की खाली जगह देखकर अचानक ही सुधा जी को ऐसा लगा जैसे वो अचानक अकेली, अनाथ, बेसहारा सी हो गई है। अचानक ही उन पर थकान हावी होती गई। उन्हें लगा कि वे बहुत बीमार हैं। खाली खाली रसोई घर देखकर वे अपने आप से ही बोल पड़ी, सुनते हो, आपके पीछे देखते हो मैं कैसे अकेली बेसहारा हो गई हूँ। क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ जी। सुधा जी का अकेलेपन की जिंदगी शुरू हो गई। महेश 4-8 दिन में उनसे मिलने आया करता, लेकिन सुधा जी उनसे हाँ हूँ में ही बात करती, ज़्यादा बोलती ही नहीं। हालांकि जब वो आता तो उनके मन में प्रेम, ममता उमड़ घुमड़ आती। लेकिन जिस इकलौते लड़के ने उनका इस तरह से विश्वासघात किया, उसके साथ अब प्यार से कैसे बात करूं, यही वे समझ न पाती। लड़की बहुत दूर ऑस्ट्रेलिया में रहती है। यहाँ जो कुछ हुआ सुधा जी ने उसे उसकी खबर नहीं करी। दामाद के सामने लड़की बेचारी हीनता अनुभव करेगी। एक दिन महेश ने पूछा, माँ, दीदी को पत्र भेज दिया? किस लिए? यही कि हम लोग अलग रहने लगे हैं फ्लैट लेकर। नहीं तो ऐसी छोटी मोटी बात उसको क्यों बताने लगी मैं उसे बोलूँगी तो वो मुझे लिखेगी कि माँ तुम अकेली कैसे रहोगी, अपने साथ किसी को रख लो, और 10 तरह की सलाह देगी। माँ की बात सुनकर महेश चकित रह गया। उसे तो लगा था कि माँ खूब रोएगी धोएगी, लड़ेगी, उसे खूब डांटेगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। माँ तो ऐसे बोल रही थी जैसे कोई बहुत बड़ी बात हुई ही नहीं है। इस बात को तो वो छोटी मोटी बात कह रही है। माँ, तुम्हारे बैंक के या और बाहर के कोई काम होंगे तो मुझे बता के रखना। मैं हर शनिवार शाम को आकर पूछूंगा और रविवार और सोमवार कर दिया करूँगा सारे काम। नहीं रे, अब तो मेरे पास में बहुत समय रहता है। अकेले तो रहती हूँ, कोई काम काज ज़्यादा रहता नहीं। खाने के लिए कुछ बनाया बनाया नहीं, कोई हेडेक ही नहीं है अब। खाना नहीं बनाना मतलब क्या? महेश, मैंने सुबह टिफ़िन लगवा लिया है बाहर से, शाम को थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। नहीं तो कॉर्नर कॉर्नर पे तो होटल बने हुए हैं, जो मर्जी हो वो खाकर आ जाती हूँ। मैं तो मज़े में हूँ। अरे पर तुम्हें तो माँ होटल का खाना अच्छा नहीं लगता था। हम जाते थे तभी तुम्हें कितना गुस्सा आता था। इडली डोसा और बाहर मिलने वाले सभी चीज़ें तुम घर में बना कर खिलाती थी हमें। बेटे की बात सुनकर सुधा जी का हृदय भर आया। अपने इकलौते लाडले बेटे का खाना पीना बहुत ध्यान से वो संभालती थी। उसकी तबीयत का बहुत ध्यान रखती थी। उसकी पढ़ाई, उसके शौक़, उसके पसंद नापसंद, यही तो उनकी ज़िंदगी थी। उसी में उन्हें सुख लगता था। लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। बोली, हाँ महेश, लेकिन बदलते समय के साथ इंसान की इच्छाएं बदलती जाती है। लेकिन अब मेरा समय इतना अच्छा बीतता है, पूछो ही मत। अब हेडेक ही नहीं रह गया ना कोई। आजकल तो मेरा बीपी भी एकदम नॉर्मल रहता है। ठीक है माँ, लेकिन फिर भी दवाएं समय पर लेती रहना। कुछ दवाएं ख़त्म हो गई हों तो ला के रखता हूँ। अरे नहीं, अब मैं होम्योपैथी की दवाएं नहीं लेती हूँ। वो कोने पर ही डॉक्टर जोशी का क्लिनिक है ना, मैं वहाँ जाकर उनसे सारा चेकअप करवा के आई हूँ। उन्हीं से दवाई ले रही हूँ। महेश चौंक पड़ा। माँ, ये क्या? अरे मैं घर में डॉक्टर हूँ, इसके बावजूद तुम एलोपैथी की दवाई ले रही हो? होम्योपैथी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ये तुम्हें बताना पड़ेगा क्या? महेश, मुझे कुछ भी बताने का हक तुम खो चुके हो। अब तुम्हें कोई हक नहीं रहा। कहते हुए सुधा जी ने बात ख़त्म की और वे उठ के अंदर चली गई। क्रोध से थरथराते हुए महेश ने दरवाज़ा जोर से अपने पीछे खींचा और बाहर निकल गया। माँ का ये कहना और व्यवहार उसके लिए एकदम ही चौंकाने वाला था ही, लेकिन उचित भी नहीं था। क्रोध से भिनभिनाते हुए महेश घर पहुंचा। माधवी ने उसे पानी दिया, फिर बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी हम लोग अलग होकर रहने लगेंगे तो उन्हें ज़रा भी कुछ बुरा नहीं लगेगा। ऐसी बात नहीं है, वो जानबूझकर इस तरह से व्यवहार कर रही है मेरे साथ में। हमने उसका अपमान किया है ना। अगर उसे बता के, उसे पूछ के ये फ्लैट लेते तो उल्टे वो हमारी सहायता करती। ऐसा आपको लग रहा है,
मुझे नहीं। और ऐसा क्या रखा है उनके पास में जो वो मौज मस्ती करे? अरे उनका खुद का रोज़ का खर्चा भी उनसे पूरा हो जाए तो बहुत है। बस माधवी, बहुत हो गया। मेरी माँ है वो, उसे जो चीज़ की ज़रूरत होगी मैं उसके लिए वो सारी चीज़ें जुटाऊंगा। हाय राम, अभी वहाँ से आए तो क्रोध से भिनभिनाते हुए आए हो। आप गुस्सा हो सकते हो, मैं नहीं, क्योंकि मैं तो पराई हूँ ना, मैं बहू हूँ। इनफ माधवी, इनफ। लेकिन हाँ, माँ की तबीयत अभी तो मुझे अच्छी लगी। पहले से ज़्यादा चुस्ती और फुर्ती भी दिखाई दी मुझे उनमें। और अब वो अपना दिन भी बहुत अच्छे से बिताती हैं। मुझे तो लगा था कि हमारे यहाँ आ जाने की वजह से वो बीमार पड़ जाएगी। मैं तो इस बात से बहुत डर रहा था। हाँ जी, मुझे मालूम है। आजकल तो वे क्लब में भी जाती हैं, रमी खेलती हैं। घर में बाकी औरतों को बुलाकर बीसी वीसी भी शुरू कर ली है। लाइब्रेरी भी शुरू कर ली है। किताबें लाती हैं, पढ़ती हैं। सुबह घूमने जाने लगी हैं। बढ़िया मज़े कर रही हैं। करने दो, महेश ने उसको रोकते हुए कहा। ठीक है ना, बेचारी मौज कर रही है तो करे ना। अपना दिल किसी तरह से बहला रही है तो अच्छी बात है ना। आजकल 70 साल के बाद में कहीं बुढ़ापा आता है। अभी तो माँ 60 वर्ष की भी नहीं हुई है। कुछ देर के लिए माधवी चुप थी, फिर हिम्मत करके धीरे से बोली, सुनते हो, वो अपने पड़ोस में रहते थे ना जोशी जी, कल वो मिसेज जोशी मिली थी। वो कह रही थी आजकल अपने घर में पापा जी के वो मित्र थे ना, वो वकील जी जो वकालत करते थे। क्या नाम है उनका, पाठक जी, वो आजकल बार बार आते रहते हैं। मिसेस जोशी जी बता रही थी। महेश को फिर गुस्सा आया। चुप रहो माधवी। वो मिसेस जोशी एक बेवकूफ़ औरत है और तुम उनके ऊपर, उनसे तुम ऐसी बातें सुनती रहती हो और उसके ऊपर दुर्रा ये कि ये सारी बातें मुझे आकर बता रही हो। अरे तुम्हें सास नहीं चाहिए थी ना, इसी जिद को लेकर घर से बाहर निकली हो ना। तुम्हें आज़ादी चाहिए थी ना, मिल गई। अब माँ की आज़ादी से तुम्हें कौन सी परेशानी हो रही है? माधवी ने मुंह फुलाते हुए कहा, मुझे क्या करना है? आप ही बाद में कहते कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ठीक है, महेश ने बात ख़त्म करने के लिए कहा। वे दोनों ही एक दूसरे पर बिना वजह ही गुस्सा होते रहते, एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहते। उन दोनों में किसी में भी कोई कमी न होते हुए भी इतने वर्ष होने के बाद भी उन्हें संतान सुख नहीं मिला था। सुधा जी बताया करती थी उन्हें कि अरे कोई चिंता की बात नहीं है, मुझे भी महेश काफ़ी वर्षों के बाद ही हुआ, धीरज रखो, हो जाएगा बच्चा। महेश और माधवी दोनों ही बच्चा न होने की वजह से एक दूसरे पर भी चिढ़ते और अब मन ही मन खुद पर भी चिढ़ते। बेटे की शादी होने के 2 महीने के बाद ही उसके पिता हार्ट फेल की वजह से गुजर गए थे। महेश और सुधा जी दोनों ही उनके गम में डूब गए थे। सुधा जी की तो आंखों से आंसू रुकते ही नहीं थे। नई बहू का लाड़ चाव करने की इच्छा कम रह गई थी, बल्कि ख़त्म सी हो गई थी। कोई उमंग ही नहीं रही थी उनके मन में। मन ही मन सोचती कि बहू का पैर घर में भारी पड़ा है, लेकिन बोलकर नहीं दिखाती थी कभी। लेकिन बहू के प्रति उनके मन में एक गांठ सी पड़ी गई थी। उस पर से माधवी का स्वभाव, अगर उसका स्वभाव स्नेहिल ममतामय होता तो शायद वे अपना गम भूलकर उसका लाड़चाव करने में अपना मन लगा लेती, आगे बढ़कर करती। लेकिन माधवी को अपने पीहर का बहुत घमंड था। उनके होने न होने की कोई परवाह न करते हुए उसने अपनी सारी इच्छाएं, लाड़ चाव सब कुछ अपने पीहर जाके पूरे करवा लिए। उस पर से उसकी माँ की सीख, वो कहती कि तेरे जाते ही तो ससुर चले गए हैं, अब घर की मालकिन तू ही है। लेकिन सुधा जी इतनी भी गई बीती नहीं थी। वे घर की बड़ी होने का अपनी भावना को संभाल रही थी और उसी के अनुसार व्यवहार भी करती थी। इसी वजह से माधवी को अलग रहना था, ऐसी जगह जहाँ की स्वामिनी वो खुद रहती। अपनी मन मर्जी से उसे रहना था, अपनी ज़िंदगी जीनी थी और आखिर वो अलग हो ही गई। माँ, ये जाली का दरवाज़ा नया बनवा लिया क्या? मुख्य दरवाजे के बाहर जाली का दरवाज़ा देखकर महेश चकित रह गया था। महेश के बिना माँ के कोई भी काम रुक नहीं रहते।
ये देखकर महेश का अहंकार थोड़ा आहत हो गया था। अरे हाँ, अकेले ने रहना तो दरवाजे के बाहर कौन है, दरवाज़ा खोले बिना दिख जाता है ना। तुम भी तो समाचार पत्र में पढ़ते होंगे ना, घर में अकेली रहने वाली औरतों को लोग जान से मार देते हैं। सच है माँ, पर तुम्हें अकेली को डर तो लगता ही होगा। वहाँ आ जाओ ना हमारे फ्लैट पर रहने के लिए, प्लीज़ माँ। नहीं नहीं, मुझे मेरे घर के अलावा कहीं भी एक दिन भी जी नहीं लगता। और अब तो इस जाली के दरवाजे की वजह से मुझे बहुत सुरक्षित लगता है। आदमी से ज़्यादा तो मुझे इस दरवाजे का ही भरोसा लगता है। ये दरवाज़ा मुझे अकेले छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। माँ, महेश ने कहा, माँ तुम पहले कभी इस तरह से ताने देकर बात नहीं करती थी। सच है बेटा तेरा कहना, अब मैं अकेली रहती हूँ ना, इसलिए ज़्यादा सजग और समझदार हो गई हूँ। फिर सुधा जी आगे बोली, अरे ये दरवाजे का काम बहुत जल्दी हो गया। ये सुतार उतार प्लम्बर ये लोग कोई छोटे मोटे काम के लिए आते ही नहीं है। फिर हाँ कह भी देते तो टाइम पर आते नहीं है। हाँ माँ, हमारे फ्लैट पर ही 2 महीने हो गए, 2 रैक ठुकवाने थे, आदमी नहीं मिल रहा है। सुधा जी ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। माँ तुम्हें कितनी बार कहा, पर तुम कभी उस फ्लैट पर आई ही नहीं। क्या करूँ, मेरा मन ही नहीं करता आने का। अब सोच लिया है, अब जिंदगी खुद के लिए जीनी है, तुम लोगों के जैसे। हाँ माँ, देख रहा हूँ तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक दिख रही है। हाँ तो अब कुछ काम ही तो नहीं रह गया है ना, किसी के लिए कुछ बनाओ या करो, कुछ काम ही नहीं है। रोज़ सुबह शाम घूम फिर के आती हूँ, बहुत अच्छा फ्रेश लगता है। हाँ माँ, लेकिन अंधेरे में अकेली मत जाना, किसी ने गले से चेन खींच ली या किसी गाड़ी वाड़ी का धक्का लग गया, गिर गई तो परेशानी हो जाएगी। अरे नहीं, मेरी चिंता बिल्कुल मत करना तू। मेरी उम्र की कितनी ही औरतें रोज़ नियमपूर्वक घूमने फिरने निकलती हैं। हम लोग का बहुत बढ़िया ग्रुप तैयार हो गया है। हमारे तो नए नए कार्यक्रम चलते ही रहते हैं। कभी बगीचे में खाने पीने का सामान लेकर जाते हैं, 1-2 दिन की ट्रिप कहीं निकाल रहे हैं, ताश खेलते हैं, बीसी है, फिर मज़े में गप्पे लड़ाते हैं। मैं एकदम खुश हूँ बेटा। माँ तुम कितनी बदल गई हो। बेटा तू ज़रूर मेरा ध्यान रखता था, लेकिन ये तुम्हारे एहसान है बेटा, तुम्ही लोगों ने मुझे ये खुशियों का रास्ता दिखाया है। नहीं तो मेरी ज़िंदगी भी क्या थी बेटा, बस एक कुर्सी में पड़े रहो। न किसी को मेरी ज़रूरत थी, न किसी को मेरी कदर थी। महेश से और न सुना गया। ठीक है माँ, निकलता हूँ, महेश ने एकदम से कहा। रुक महेश, थोड़ा समय हो तो मेरे साथ सुनार क्या चलना है। क्यों, नए जेवर बनवा रही हो क्या खुद के लिए। लड़के ने भी अब ताना मारा, लेकिन क्रोध को पीते हुए सुधा जी बोली, नहीं, मुझे मेरे कंगन बेचने हैं। इस समय सोने को भी बहुत अच्छा भाव मिल रहा है, तो मैं देता हूँ ना माँ तुम्हें पैसे, कितने चाहिए। नहीं नहीं, अरे तुम्हारा पैसा तो तुम्हें ही पुर जाए इतना ठीक है, कितनी महंगाई बढ़ रही है। ये दरवाजे का काम 1000 रुपये से ज़्यादा लग गए इसमें। और ये देख, ये पैसेज में मैंने ये बड़ी घड़ी लगवाई है, इसके घंटों की आवाज़ आती है और इसकी टिक टिक भी अच्छी ज़ोर से चलती है, तो मेरा अकेलेपन का साथी बन गई उसकी टिक टिक। लेकिन माँ, घर के पुराने गहने क्यों बेचने के लिए निकाल रही हो। अरे किसके लिए रखूँ बता, कम से कम मैं जीते जी तो सुख ले लूँ उससे। माँ तुम एकदम से ऐसे कैसे बोलने लग गई माँ, मुझे ऐसा नहीं लगा था कि तुम कभी ऐसी करोगी। मुझे भी तू अपनी पत्नी के बातों में आकर मुझसे इस तरह से व्यवहार करेगा कभी नहीं लगा था बेटा। विवाह के कितने वर्षों के बाद तो हुआ, मैंने और तेरे पिता ने हाथों का पलना करके तुझे बड़ा किया, वे ऐसे अचानक चले गए बैठे बैठे। तेरा सहारा था तो तू इस तरह से मेरे दिल को जख्मी करके चला गया। मुझसे पूछने का भी तेरे मन में नहीं आया, न मुझे बताने का तूने सोचा। लेकिन जो हुआ सो ठीक ही हुआ, हाथ पाँव मेरे ठीक हैं, ज़िंदगी में उमंग भी है। तब तक ही अकेले रहने की नौबत आ गई, ये अच्छा हुआ। अगर और बूढ़ी हो जाती, बीमार होती, बिस्तर से लगी होती, तो तुम लोग के सहारे से तुम्हारी दया पर लाचारी भरी जिंदगी जीनी पड़ती। भगवान के बहुत एहसान है मुझ पर कि भगवान ने मुझ पर ये समय नहीं लाया।
अब आगे क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकती, उसकी मर्जी, कहते हुए उन्होंने दोनों हाथ जोड़ दिए। चलो सोनार के जाकर आते हैं। आपको ना जरा भी समझ नहीं है। अरे इतने सुंदर कंगन बेच दिए। पुराने समय का असली सोना था, कितने सुंदर थे। अरे थोड़े 1000-2000 रुपए दे देते आप, अपने पास ले आते वो। आखिर जो कुछ है वो अपना ही तो है। आजकल तो सोने की घड़ाई कितनी हो गई है। माधवी तनतना रही थी। नहीं, माँ मुझे देने के लिए तैयार नहीं थी। माँ का मुझ पर भरोसा नहीं रहा। जिस तरह से माँ मुझसे बात करती है, व्यवहार करती है, उस पर से अगर माँ ने घर, उसके गहने, घर में की चीज़ें, फर्नीचर, ये सब किसी संस्था को अगर दान दे दी ना, तब भी मुझे आश्चर्य नहीं लगेगा। माधवी, क्या क्या कह रहे हो आप? महेश की बात सुनकर माधवी का मुंह आश्चर्य से खुला के खुला रह गया। हाँ, आजकल वो बहुत आत्मनिर्भर हो गई है। मैं जाता भी हूँ ना, तो किसी भी चीज़ की कभी भी कोई शिकायत नहीं। वो अकेली है या बीमार है या कोई तकलीफ़ है या कोई मुश्किलें हैं या मन नहीं लगता, कुछ कुछ भी नहीं कहती है। और दिखाती तो बिल्कुल भी नहीं है कि उसे कुछ भी मुश्किलें या तकलीफ़ें आ रही हैं। हमारे व्यवहार से वो इतनी आहत हो गई है कि उसमें बस कड़वाहट ही कड़वाहट भर गई है। अब ताने मारने के बगैर तो वो बात भी नहीं करती। माधवी, तुम वो जो स्टील के डब्बे और बर्नियाँ वहाँ से लेकर आई हो ना, माँ ने उसके जगह पे बहुत सुंदर प्लास्टिक के डब्बे लाकर रखे हैं। बहुत अच्छे दिख रहे हैं। माँ कह रही थी बहुत अच्छा हुआ वो पुराना सामान वो ले गई तो। स्टील के डब्बे मांजना कितना कठिन काम था। ये बर्नियाँ तो साबुन के पानी से धो तुरंत साफ हो जाती है। और माधवी, माँ ने एक समय का टिफ़िन लगा लिया है। इसके वजह से वो बोली कि अब कुछ काम ही नहीं रह जाता घर में। क्या कह रहे हो आप? कमाल है मम्मी की। वैसे पूछो तो उनको तो खाना बनाने की तो कितना शौक है, और उनके हाथ से बनता भी बहुत बढ़िया है। उनके हाथ की टेस्ट क्या बढ़िया आती है। कितने तरह के तो अचार बनाया करती थी। अचार खाओ तो उनके ही हाथ का। हाँ, सब मिलता था उनके हाथ का, लेकिन तुम्हें दुर्बुद्धि सूझी ना। मेरी तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। पति की ये बात सुनकर माधवी गुस्सा हो गई। तो जाओ, आप रहो उनके साथ। वैसे भी यहाँ कौन सी बहादुरी दिखा रहे हो? रोज के समान ही संतान न होने के असंतोष का परिणाम तू मैं बहस में, उनके आपसी लड़ाई में हुआ। दोनों एक दूसरे को सवाल जवाब करने लगे, एक दूसरे की गलतियाँ, खामियां निकालने लगे। माँ, इस बार अचार नहीं डाला क्या? महेश पूछ रहा था। नहीं रे, मैं छोटी सी बोतल ले आई हूँ बाजार से, मेरा तो काम हो जाता उतने में। माधवी कह रही थी कि मम्मी के हाथ का अचार खाने की इच्छा हो रही है। अच्छा, लेकिन अब उसे उसका खुद सब करना आना ही चाहिए। अलग रहना यानी सभी कुछ अलग हो जाता है ना। महेश चुप हो गया। उसे लगा था कि माधवी को अचार खाने की इच्छा हो रही है सुन के तो पोता होने की उम्मीद मात्र से ही माँ खिल जाएगी, हुलस जाएंगी और सब कुछ भूलकर माधवी की फिक्र में कुछ कहेंगी, कुछ बताएंगी, माधवी के बारे में पूछताछ करेगी। झूठ बोल के ही क्यों न हो, लेकिन माँ और पत्नी फिर एक हो जाए, ऐसा महेश को बहुत लगता। लेकिन माँ के इस रूखे व्यवहार से वह आहत हो गया, निराश भी हो गया। बेचारा महेश, वह माँ से बहुत स्नेह करता था, उसकी बहुत फिक्र करता था। चिंता रहती थी उसे माँ की कि माँ अकेली रह गई है, दो पाटों के बीच में पिस रहा था बेचारा। अगर पत्नी की ना सुनता तो वैसे भी उसकी जिंदगी कलहपूर्ण हो ही रही थी। अब माँ के यहाँ आना जाना धीरे धीरे अपने आप ही उसका कम होता गया। फिर भी सुधा जी कभी उसे ये उलाहना न देती कि वह उनकी खैरियत पूछने नहीं आता, या बहुत दिनों से आया नहीं, या वह ठीक तो है ना। वह एकदम तटस्थ हो गई थी, जैसे उनके लिए बेटे बहू का कोई अस्तित्व ही न था, कोई महत्व ही न था। ऐसा लग रहा था मानो सुधा जी एक बार फिर से
बुढ़ापे की चमड़ी उतार जवानी की चमड़ी में प्रवेश कर गई हैं। आत्मनिर्भर हो गई थी, आज़ाद हो गई थी। अरे महेश, अरे तुझे नहीं मालूम क्या? महेश अपने घर के सामने ताला लगा देखकर पड़ोस की शारदा चाची से पूछ रहा था। शारदा चाची आश्चर्य जताते हुए पूछ रही थी, अरे सुधा जी ट्रेवलिंग कंपनी के साथ में दक्षिण के टूर पर गई हैं। कन्याकुमारी, रामेश्वर, कोडाई कैनाल, पांडिचेरी, मद्रास और पता नहीं क्या क्या। आश्चर्य है, माँ ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। हाँ, शारदा जी बोली, तेरा इंतज़ार कर रही थी। बार बार कहती है वो तो आजकल कि बेटा और बहू ने मुझ पर बड़े एहसान किए, जो मुझे गृहस्थी के जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। मैं खुद अपने आप ऐसा न कर पाती। शारदा चाची, इस उम्र में अगर आज़ादी मिल जाए तो आदमी की उम्र काफ़ी कम हो जाती है। आप भी ऐसे हो जाओ ना आज़ाद, महेश ने उनसे कहा। अरे मैं कहाँ सुधा जैसी भाग्यवान थोड़ी ना हूँ, नसीबवान हूँ। मेरी बहू नौकरी करती है, मैं अपने नाते पोतों को संभालती बैठी हूँ। मेरी गृहस्थी तो हो गई, पर अब बेटा बहू की गृहस्थी संभाल रही हूँ। शारदा चाची पता नहीं और भी क्या क्या बोल रही थी। महेश को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो बेचारा सब कुछ खोकर एक निर्धन की भांति खड़ा था। बोला, अकेले ने सब कुछ जमा लिया? ट्रेवल कंपनी में जाना, वहाँ से सब कुछ मालूम करना। तबीयत तो ठीक थी ना माँ की? ठीक? अरे उछल कूद कर लेती तेरी माँ अब। सच कहती हूँ महेश, तेरी माँ की तबीयत बहुत अच्छी हो गई आजकल। और फिर वो पाठक वकील रहते हैं ना उन सहायता के लिए, वो भी गए हैं साथ में उनके, और उनके बहू बेटा भी साथ में है उनके। अच्छा हुआ माँ को अच्छा साथ मिल गया वहाँ जाने के लिए। ऐसे ही बिस्तर में पड़े किसी पर बोझ होकर ज़िंदगी बिताने के अपेक्षा तो यही बहुत अच्छा है। अब बची हुई ज़िंदगी अगर उसने अपने मन मुताबिक बिताई तो क्या बिगड़ता है? आज तक उसने किया है सबके लिए। महेश की बात सुनकर शारदा चाची बोली, अरे हाँ महेश, वो सब तो ठीक है, लेकिन कुछ अपनी उम्र को तो देखो। ये सब अच्छा नहीं लगता इस उम्र में। चाची, माँ इस उम्र में भी नई उमंग के साथ में ज़िंदगी जी रही है तो कितना अच्छा है। नहीं तो आप अपने हाल देख ही रहे हो। इस उम्र में भी आप गृहस्थी की गाड़ी चला रही हो। अभी भी आप कितने परिश्रम करती हो। और चाची, मन में प्रसन्नता हो तो उम्र भी साथ देती है आदमी का। ये कहते हुए महेश ने शारदा चाची का मुंह तो बंद कर दिया,